गर्मी में 5 जुगाड़ू बहुओं का ससुराल। दोपहर की चिलचिलाती धूप के साथ लू बह रही थी। तभी 12 बजते ही लाइट कट जाती है। गर्मी से परेशान पार्वती बड़बड़ाते हुए, बेड़ा गर्क हो इन बिजली वालों का, इनका तो रोज का धंधा हो गया है। 12 बजते लाइट काट देते हैं और सांझ से पहले देते नहीं। अरे राधा बहू किवाड़ खोल दे, मन बड़ा बेचैन हो रहा है। जी माँ जी। राधा उठकर जैसे दरवाजा खोलती तो गर्मा गर्म लू घर के अंदर घुसने लगती है। तभी 7 महीने की गर्भवती सरला कहती है, हे भगवान, आज तो कितनी तगड़ी लू चल रही है। 2 मिनट में ही घर में भपका भर गया। बेचारे हमारे पति इतनी भीषण गर्मी में कैसे मजदूरी कर रहे होंगे। बहु गरीबों के लिए कोई सर्दी गर्मी बरसात नहीं बनी है, उन्हें तो हर दम रोजगार कमाने निकलना ही पड़ता है। ये कहते हुए बूढ़ी पार्वती का कलेजा भर आता है। वहीं 5 भाई कड़ाके की धूप में कोयला के खान में बगैर खाए पिए काम कर रहे थे। अरे ओ ससुर के नाती, इस तरह सुस्त मुर्गे की तरह हाथ चलने से नहीं चलेगा। 1 घंटे के अंदर ये कोयला का पत्थर तोड़कर निपटाओ। सेठ, ये तो सरासर गलत है। तुमने हल्का भुरभुरा कोयला तोड़ने के लिए रघु को दिया था और हम 5 भाइयों को ये ठोस पत्थर थमा दिया। इसको तोड़कर कोयला बनाते बनाते शाम हो जाएगी। हाँ सेठ, और अब तो हमारे खाना खाने का टाइम भी होने वाला है। पसीने में लथपथ लखन दिवाकर सेठ के आगे अपनी परेशानी रखते हैं, मगर वो तरस नहीं खाता, उल्टा खरी खोटी सुना देता है। तुम 5 भाई ज्यादा चस्को मत। अगर 2 घंटे में यह पत्थर नहीं तोड़ा तो आज की तनख्वाह रोक दूंगा। सेठ, हमारी तनख्वाह मत काटना। रोज की दिहाड़ी से हमारे घर का चूल्हा जलता है। कहते हैं ना, दुनिया एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठी रहती है। कोयला खदान का मालिक मोटाराम सेठ भी 5 के घर की तंगी भरे हालातों को जानता था, इसलिए 40 रुपए की दिन दिहाड़ी पर वह 5 को गधे की तरह खटवाता था। 5 धूप में तपते हुए गर्म कोयले को तोड़ते, जिससे उनके हाथ पैर पीठ सब बुरी तरह लाल हो जाते हैं। शाम को बड़े दुख मन से 200 रुपए की दिहाड़ी लिए वो घर आते हैं। आगे तुम 5, देखो जरा धूप में पूरा दिन खटकर मुंह कैसे मुरझा गया है। आप 5 भाई लोग दोपहर में रोटी खाने नहीं आए, हमने दही भी जमा रखी थी। जल्दी से खाना परोस दो, बड़े जोर की भूख लगी है। अरे पहले नहा लीजिए। नहीं, पहले खाना खाएंगे फिर नहाएंगे। दिन भर कुछ खाया नहीं है ना। मैं खाने की थाली लगाती हूँ। सरला बहू, तेरा 7वां महीना चढ़ा है, ज्यादा काम धाम मत किया कर, गौरी माधवी खिला देंगी। माधवी जैसे कटोरे से ढक्कन हटाती है और दही की खटास घर में मच जाती है। अरे बहू, ये इतनी खट्टी सी दुर्गंध किस चीज से आ रही है। माँ जी, गर्मी के चलते दही पूरी तरह से खट्टी हो गई है। कल रात को जमाया था जुगाड़ लगाकर, दही की कटोरी को पानी में भी रखा था ताकि खट्टी ना हो। कोई नहीं, दही में चीनी मिलाकर दे दो। दूध लाने में दाम लगा है, फेंकने से अच्छा खा लेंगे। दिवाकर मन मारकर ऐसा कही रहा था कि फुलवा को जुगाड़ सूझता है। आप लोग मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी इस दही का खट्टापन दूर कर देती हूँ। फुलवा दाल घोटनी से उस दही चीनी में मटके का ठंडा पानी बिलोने लगती है। कुछ मिनटों तक मथने के बाद उसे गाढ़ा छाछ निकल आता है। राधा 5 को परोस देती है। फुलवा भाभी, आपके जुगाड़ की तो दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल दुकानदार की फ्रिज की जैसी ठंडी छाछ बना ली आपने। सच में छाछ इतना गाढ़ा बढ़िया था, मैं तो 7-8 रोटी लपेट गया। जीती रहो बहुओं, तुम 5 हमेशा दिमाग लड़ा कर हर समस्या का समाधान निकाल लेती हो। क्योंकि पार्वती की 5 बहुएं बड़ी ही गरीब घरानों से थी, इसलिए जुगाड़ पंथी उनकी नस नस में थी। फिर 5 सोने के लिए बिस्तर बिछाती हैं, सब लोग लेट जाते हैं। ये किस तरह से बिछौना बिछाया है। ऐसा लग रहा है सुलगते अंगारों पर सो रहे हैं हम। घनश्याम देवर जी, दरी पतली हो गई है। तुम लुगाइयों सारा दिन घर में रहकर क्या झक मारती हो, एक बिस्तर नहीं सिल सकती। लखन, ये लहजा है अपनी लुगाई से बात करने का। पेट में खिलाने के अलावा तुम 5 अपनी बीवियों के लिए कर क्या रहे हो। सारा दिन घर में बिजली नहीं रहती, गर्मी में अच्छा तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाकर खिला रही है। तुम्हारे कपड़े लत्ते साफ करती है, तुमको तो एहसान मानना चाहिए। पार्वती के उखड़ने पर 5 पीठ घुमाकर सो जाते हैं। सुबह राधा फुलवा उनके शरीर में लाल लाल दाने देखती है। हे भगवान, आप सब भाइयों की पीठ में ये लाल लाल चकत्ते से क्या हो रहे हैं। सारा दिन चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने से पीठ में खुजली वाली घमौरी निकल आती है। रात भी बहुत दिक्कत परेशानी से दरी पर सोए थे। अजी, हमें मालूम नहीं था। चिंता मत कीजिए, आज हम बिस्तर का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगी। 5 काम पर निकल जाते हैं। तभी गौरी कहती है, फुलवा कहाँ से लाओगी तुम बिस्तर? पता है भी बाजार में एक चटाई भी 400 से 500 रुपए की आ रही है। कहाँ से खरीद पाएंगे हम बिस्तर? खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम जुगाड़ू बिस्तर बनाएंगे। आप चारों चलिए हमारे साथ। मगर कहाँ फुलवा? चलिए जंगल तक टहल के आते हैं। सरला भाभी, आपके लिए तो घूमना फिरना
फायदेमंद है। फुलवा चारों को उस घने जंगल में लाती है जहाँ से अक्सर वो लकड़ी चुनकर ले जाती थी। इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ लाकर तुमने तो कचूम्बर निकाल दिया। फुलवा, थोड़ी देर बैठ जाओ। जैसे ही पांचों घास पर बैठती हैं तो उन्हें ठंडक का एहसास होता है। ये घास तो बिल्कुल बर्फ की जितनी ठंडी है और कितनी ताजी ताजी शुद्ध हवा चल रही है। उस तपते मकान में रहने से बढ़िया हम इस जंगल में ही अपनी एक घास की कुटिया डालकर रह लें। शुद्ध हवा, पानी मिलेगा। राधा की बात चारों जुगाड़ू बहुओं के अंदर बस जाती है। ये जुगाड़ मेरे ख्याल से उचित है। गर्मी के मौसम भर के लिए हम इस जंगल में ही बसेरा डाल लेते हैं। अब पांचों बहुएं घास इकट्ठा करती हैं तो कुछ लकड़ी काटती हैं तो कुछ मिट्टी में गड्ढे खोद कर नींव बनाती हैं। देखो, सूरज डूबने वाला है। हमारा आधा काम निपट गया, बाकी का आधा काम हम कल आकर करेंगे। पांचों घास के बोझे माथे पर रखकर घर ले आती हैं और जलती जमीन पर उस घास को गद्दे के जैसे बिछाकर पानी के छींटे मारती हैं और घर में घुसने के साथ पांचों भाई खुश होते हैं। क्या बात है, आज तो घर के अंदर बिल्कुल भी घमस या भपका नहीं भरा। क्योंकि आज हमने घास का बिस्तर लगाया है। घनश्याम जैसे घास के बिस्तर पर बैठकर देखता है तो आनंदित हो उठता है। अरे वाह, ये घास का बिस्तर तो बिल्कुल मखमल के जितना मुलायम है। आज तो चैन की नींद पड़ेगी। पूरा परिवार खुशी खुशी खाता पीता है। तभी बड़ी जोर की आंधी उठती है जिससे घर की कमजोर दीवार में दरार पड़ जाती है। ये देखकर पार्वती डर जाती है। हे भगवान, एकदम से इतना भयंकर तूफान कहाँ से उठ गया। कहा था मैंने तुम पांचों को, लखन, दिवाकर, श्याम, घर के दीवार छत की मरम्मत करवा लो, कहीं घर ना उजड़ जाए। बेचारा गरीब परिवार डर के साए में रात काटता है जबकि पड़ोसी एयर कंडीशनर की हवा खाकर मस्त सो रहे थे। चक्रवती तूफान उनके घर की छत को उड़ा ले जाती है जिससे अगले दिन कड़कती धूप की किरण सीधा घर में आती है। हे भगवान, एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से छत उजड़ गई। अब तो रहना दूभर हो जाएगा। माँ जी, आप आइए हमारे साथ। पार्वती को पांचों बहुएं एक साथ जंगल में लाकर पेड़ की छांव में बिठाकर अपना जुगाड़ ससुराल तैयार करती हैं। तभी चौड़े केले और खजूर के पत्तों से वो छत की टिकाऊ छावनी बनाती हैं और कुछ दूरी में जमीन के भूभाग को मिट्टी से लीप कर घर के आगे आंगन बनाती हैं। हमारी मेहनत रंग लाई। हमारा जुगाड़ू ससुराल गर्मी के मौसम में रहने के लिए तैयार है। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। खाना किसमें पकाएंगे? हमारे पास सही ढंग के बर्तन भी तो नहीं है। बर्तन नहीं है तो क्या हुआ, हम जुगाड़ के हाथ में हुनर तो है। हम खुद से मिट्टी के बर्तन बनाएंगी। अब सरला गौरी मिट्टी का चूल्हा बनाती है और फुलवा, राधा, माधवी खाना पकाने के लिए मिट्टी के मटके, हांडी और पतूका बनाकर खाना बनाती हैं। उस दिन पूरा ससुराल चैन की मीठी नींद सोता है। इस तरह से 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब जंगल के जानवरों जुगाड़ू बहुओं के पालतू हो जाते हैं। हमारे पास प्रयोग के लिए इकलौती नदी है। इसी में हम नहाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना सब करते हैं। ऐसे तो नदी का मीठा पानी बहुत जल्दी दूषित और खारा हो जाएगा। हमें इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। क्यों ना इस नदी को बांट लें और इस जंगल में कितनी जमीन है, हम इसे साफ करके खेती बाड़ी कर सकते हैं और नदी के पानी से सिंचाई भी कर सकते हैं। गौरी का जुगाड़ सबको काफी ज्यादा पसंद आता है। अब पांचों भीषण गर्मी में जंगल साफ सुथरा करके पतियों से बीज मंगवाकर बुआई करती हैं और फसल को सींचती हैं। वहीं जंगल के विशाल नदी का प्रयोग करके वह बिजली भी पैदा करती हैं जिससे उनके घर में गर्मी के मौसम में 24 घंटे लाइट टिकने लगती है और वहीं उनके पतियों को कबाड़ी के यहाँ पक्के तौर की नौकरी मिल जाती है जिससे अब वह आए दिन भंगार का सामान ले आते हैं जैसे कि कूलर, फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, जिससे पांचों जुगाड़ बहू के दिमाग की बत्ती फिर से जलती है और वो उन कबाड़ के पुराने कूलर, फ्रिज को घास और फूलों से सजाती है। वैसे अब हमारे इस घास के जुगाड़ू कूलर, फ्रिज को देखकर कोई नहीं कहेगा कि पुराना है। काम चलाऊ तो हो गया। बस अब ये चल पड़े वरना हमारी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। गौरी जैसे ही कूलर का तार बोर्ड में लगाती है तो कूलर ठंडी ठंडी हवा फेंकने लगता है। जग जग जीती रहो मेरी जुगाड़ू बहुओं, तुम पांचों जैसी होशियार बहू ईश्वर हर घर आने में दे। सब लोग ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। वहीं बुलवा जंगल के कुछ पके आम चुन कर लाती है और सबको फ्रिज में से आम का जूस और आम की आइसक्रीम जमा कर खिलाती है। इस तरह पांचों बहुएं गर्मियों में अपने जुगाड़ू तौर तरीके से अपने घास के ससुराल में गुजर बसर करने लगती हैं। अरे वाह, आज तो आंटी ने मेरी पसंद का खाना बनाया है। वैसे मैं यहाँ आप सबको खुशखबरी देने आई थी, पर सोच रही हूँ कि अब पहले पेट पूजा कर लूं। आंटी, मुझे भी कड़ी चावल खाना है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो, तुम ये खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। इस तरह शीला अपने हिस्से का खाना सिमरन को दे देती है और खाना खाते हुए सिमरन अपनी दोस्त और उसके परिवार से कहती है, आंटी आपको पता है मेरा भी रिश्ता लग चुका है और मेरा ससुराल नदी के पास है। मुझे तो सोच के ही खुशी हो रही है। अच्छा मैं चलती हूँ, अगर माँ को पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो बेकार ही नाराज हो जाएंगी। निशा मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी मिलने।
सिमरन अपनी शादी की खबर देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद शीला दुखी हो जाती है। शीला, मैं जानता हूँ तुमने अपने हिस्से का खाना सिमरन को दिया था, पर तुम उसे मना भी तो कर सकती थी। कैसे मना करती? बहुत जल्द बच्चों की शादी हो जाएगी, पता नहीं वो फिर कभी मेरे हाथ का कड़ी चावल खा पाती या नहीं। और हम गरीब तो कभी कभी अच्छी चीज खाते हैं और उसे मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। पर मुझे खुशी है, मेरी बेटी न सही पर सिमरन की शादी तो अच्छी जगह हो रही है। माँ, आप दुखी है ना? क्योंकि मेरा ससुराल तालाब के पास है और सिमरन का ससुराल नदी के पास। नहीं बेटा, ये सब तो बस किस्मत का खेल है और मैं तुझे हमेशा यही सीख दूंगी कि हम गरीब हो या अमीर, पर जरूरतमंद की हमेशा मदद करना। और कोई भी तेरे घर आए तो तू उसे खाली हाथ मत जाने देना। जहां शीला अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे रही होती है, तो वहीं पर जब सिमरन की माँ को पता चलता है कि सिमरन फिर अपनी गरीब दोस्त से मिलकर आई है, तो वो अपनी बेटी को गरीबों के खिलाफ भड़काने लगती है। तू पागल है क्या? देखना, एक दिन वही तेरा हाथ छुड़ाकर तुझे कुएं में धकेल कर चली जाएगी। गरीब लोग बहुत गंदे और लालची होते हैं, उन्हें उंगली दो तो हाथ पकड़कर सर पर बैठ जाते हैं। इनसे जितनी दूरी बनाकर रखो उतना अच्छा है। सिमरन की माँ उसे समझाती रहती है, पर सिमरन अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और दोनों शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। माँ जी, यहाँ कितनी बदबू आ रही है, आप सब कैसे रहते हैं? बहू, हम तो शुरू से ही यहीं पर रह रहे हैं। घर के पास ही तालाब होने की वजह से ये गंदी सी बदबू आ रही है, पर धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। अपने ससुराल आते ही बदबू से निशा परेशान हो जाती है और वो जब अपने कमरे में जाकर कमरे की खिड़की खोलती है तो उसके सामने ही तालाब होता है और वो देखती है कि कुछ औरतें जाकर उसमें कूड़ा फेंक रही हैं। ऐसे ही ये तालाब इतना गंदा हो चुका है, ऊपर से यहाँ के लोग इसमें कूड़ा डालकर इसे और गंदा कर रहे हैं। दिवाकर, तुम जाकर बोलते क्यों नहीं? किसे जाकर बोले निशा, हम तो खुद इस तालाब में कूड़ा फेंक रहे हैं। यहाँ तक कि घर का गंदा पानी भी उसी तालाब में जाता है। यहाँ कूड़ा और पानी का निकास ही नहीं, क्या करें हम? दिवाकर की बात सुन निशा हैरान रह जाती है और वो पूरी रात सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती। तो वहीं जब सिमरन अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने घर के पास साफ सुथरी नदी देख काफी खुश होती है। माँ जी, हमारी तो घर के पास ही नदी है और पास में ही नदी होने की वजह से कितनी ठंडक भी है यहाँ। बहू, रात में तो तुझे और ठंडक महसूस होगी और सुबह 5 बजे उठकर देखना क्या मौसम रहता है। और यहाँ का सनसेट भी बड़ा ही प्यारा लगता है। कल मैं तुझे सनसेट दिखाऊंगी। सनसेट का नाम सुनकर सिमरन काफी खुश होती है और वो अपने कमरे में जाती है और कमरे की खिड़की खोल नदी को देखती है। अमित, मुझे तो कल सुबह का इंतजार है, जब मैं सुंदर सुंदर नदी को देखते हुए अपनी पहली रसोई करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इतना बोल सिमरन सो जाती है और सुबह जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई के लिए जाती है। और जैसे ही वो रसोई की खिड़की खोलती है तो वो देखती है कि नदी के सामने कुछ बच्चे और कुछ लोग आकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कुछ अमीर लोग वहां अपने डॉगी को सैर कराने आए हैं। इतना अच्छा नजारा देख सिमरन को काफी अच्छा लगता है। सुबह सुबह नदी के सामने इतना अच्छा नजारा देखने को मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। सिमरन अच्छा नजारा देखते हुए खाना बनाती है, तो वहीं रसोई में अपनी नाक बंद करके बेचारी निशा अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है। माँ जी, नल का पानी बाथरूम में जमा हो रहा है, लगता है नाली जाम हो चुकी है। हाँ बहू, मैं अभी पहले नाला साफ करके आ जाती हूँ। शांति खाना खाकर बाहर जाती है और नाला साफ करती है ताकि घर का गंदा पानी सीधा तालाब में जा सके। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब निशा सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर तालाब का गंदा कूड़ा रखा हुआ है। माँ जी, बाहर देखिए, किसी ने हमारे घर के बाहर तालाब का सारा गंदा कूड़ा रख दिया है। बहू, ये किसी बच्चे या जानवर का काम होगा। एक काम कर, ये सारा कूड़ा तालाब में जाकर फेंक दे। न चाहते हुए भी निशा को वो सारा कूड़ा उठाकर तालाब में फेंक कर आना पड़ता है। और अब जब घर के अंदर वो आ जाती है तो वो देखती है कि कुछ लोग अपनी गाय भैंस तालाब में ले जाकर नहला रहे हैं। जहां एक तरफ निशा अपनी तालाब के पास घर होने की वजह से परेशान थी, तो वहीं सिमरन अपने ससुराल में नदी किनारे बैठकर कुछ बच्चों के साथ एंजॉय कर रही होती है। और तभी वहां एक बोट वाला आता है। ले बहू, बोट वाला अभी आ गया। बैठी है कभी बोट में कि नहीं बैठी? तो चल बैठते हैं। हाँ सिमरन, डरो मत, कुछ नहीं होगा।
अब अमित और शांति हाथ पकड़कर सिमरन को बोट में बैठाते हैं और वो लोग नदी में बोटिंग करते हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, अमित, कुछ दिनों से मुझे अपनी दोस्त की बहुत याद आ रही है। उसका घर तालाब के पास है। पता नहीं वो कैसे वहाँ रह रही होगी। एक बार उससे मिलने चले क्या? हाँ हाँ सिमरन, क्यों नहीं, कल ही चलते हैं। सिमरन के ससुराल वाले काफी अच्छे थे, इसलिए वो एक बार सिमरन के कहने पर उसे अपनी दोस्त के घर जाने की मंजूरी दे देते हैं। अगले दिन अमित सिमरन के साथ निशा के घर जाता है, जहां वो देखते हैं कि तालाब में कुछ लोग गाय भैंस नहला रहे हैं, तो वहीं लोग गंदा पानी और कूड़ा फेंक रहे हैं। साथ ही तालाब के पास ही निशा का घर है और घर के अंदर काफी बदबू आ रही है। निशा, तुम रह कैसे रही हो यहाँ? बदबू आ रही है। दिवाकर, तुम इस तालाब की सफाई क्यों नहीं करवाती? हम गरीब क्या कर सकते हैं, और यहाँ तो हर कोई इसी तालाब में फेंकता है कूड़ा, और कोई जगह भी तो नहीं है। कोई बात नहीं दिवाकर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अभी मैं चलती हूँ। निशा, कुछ दिन बाद तुम मेरे घर आना। उसके बाद हम तुम्हारे इलाके की कंप्लेंट डालेंगे ताकि तालाब की सफाई हो सके और यहाँ नाला, साथ ही साथ कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ा गाड़ी आ सके। इतना बोल सिमरन अपने ससुराल वापस आ जाती है और उसके आते ही उसकी माँ का फोन आता है। नदी के पास शादी क्या हुई? तू तो अपनी माँ को ही भूल गई, याद नहीं आती क्या? माँ, मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी। उनके हालात काफी बुरे हैं। सोच रही हूँ थोड़ी मदद कर दूं। बेटा, तू नहीं सुधरने वाली। तुझे मैंने कितनी बार बोला है अपनी उस गरीब दोस्त से दूर रहे। इतनी दूर शादी हो गई है, फिर भी तू उसके तालाब वाले ससुराल में गई उससे मिलने। अगर तेरी तबीयत खराब हो जाती, अब से तू उस लड़की से नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है ना। इतना बोल सिमरन फोन रख देती है और 2 दिन बाद सिमरन की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है और इसी बीच निशा भी अपने पति के साथ अपने दोस्त के घर आती है। तो मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ने वाली, बेशरम की तरह मुंह उठाकर यहाँ भी आ गई। बहन, ऐसे मत बोलो, वो निशा की दोस्त है। सही बोल रही है माँ, मैंने तो बस इसे ऐसे ही बोल दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये अपने पति के साथ यहाँ आ जाएगी। चलो भागो यहाँ से। मुझे यकीन नहीं हो रहा सिमरन, तो रातों रात कैसे बदल सकती है। चलो निशा, अमीर कभी गरीबों के अपने नहीं। शाबाश बेटी, सही किया तूने। दोनों दोस्त के बीच खटास पैदा कर सिमरन की माँ को काफी अच्छा लगता है और वो घर जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन सिमरन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और वो अपने पति के साथ अपनी बेटी से मदद लेने के लिए उसके पास आती है। देखना, तेरे बाबा की तबीयत कितनी खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। हमारा तेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, तू ही हमारा आखिरी सहारा है। माँ, तुम ही तो कहती हो गरीब और रोगी से दूर रहो। मैं पापा की तबीयत ठीक नहीं कर सकती, खुद ही संभालो और जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरी बोटिंग का समय हो गया है, मैं सनसेट देखते हुए बोटिंग करने जा रही हूँ। अपनी बेटी की बातें सुनकर सिमरन की माँ उदास अपने पति के साथ घर आती है और जब शीला ये सब देखती है तो वो उसे अपनी गरीब बेटी के घर ले जाती है। निशा, तू बता रही थी ना कि तेरे गांव में एक बहुत फेमस डॉक्टर है। सिमरन ने तो मुंह मोड़ लिया, अब तुझे ही उनकी मदद करनी होगी। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ यहाँ थोड़ी बदबू है। तालाब के पास घर होने की वजह से हमें काफी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं, पर जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी और अंकल की सेवा मैं करूंगी। इस तरह निशा अपनी दोस्त के पिता को डॉक्टर के पास ले जाती है और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना देती है। साथ ही उसके ससुराल वाले भी उनके माता पिता की काफी केयर करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सिमरन अपनी दोस्त के घर आती है। तू यहाँ क्यों आई है? तुझसे अच्छी तो तेरी दोस्त है। जिस लड़की को मैंने इतना बुरा भला कहा, आज उसी की वजह से तेरे पापा की जान बच सकी है। हमें माफ कर दे निशा, हमने तेरे साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी तूने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। आप सब मुझे माफ कर दो। निशा, तुम भी। उस दिन मैंने तुम्हें भगा दिया ताकि मैं अपनी माँ को दिखा सकूं कि मैं माँ की बातों में आ गई हूँ। और माँ, मैंने जानबूझकर पापा का इलाज नहीं करवाया, क्योंकि मैं जानती थी निशा आप लोगों की मदद जरूर करेगी और ऐसे आपको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा ताकि आपको समझ आ सके कि गरीबों के हालात बुरे होते हैं, गरीब नहीं। और हमने कंप्लेंट कर दी है, बहुत जल्द यहाँ सरकारी कर्मचारी आएंगे और इस तालाब की भी सफाई होगी और यहाँ नाला भी बनेगा और कूड़े की गाड़ी भी आएगी। इस तरह सिमरन अपने दोस्त की मदद करती है और अपनी माँ को भी सबक सिखाती है। बहुत जल्द तालाब की सफाई हो जाती है और वहाँ जल कूड़े का प्रबंध भी हो जाता है।